स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा, कल शाम को राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी जी के थर्ड टर्म में कौन कौन मिनिस्टर होगा उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था और टोटल 72 लोगों ने ओथ में पार्टिसिपेट किया। अब देखिए क्या है, 72 में एक तो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं और बाकी 171 मिनिस्टर हैं, तो जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ होने वाली है वो है 72। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है, पिछले 3-4 दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि यहां पर बोला जा रहा था कि क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं मिला है इसलिए उनको काफी सारे समझौते करने पड़ेंगे, स्पेशली अपने अलाइज को, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू जी की जो पार्टी है टीडीपी और साथ ही साथ नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, उनको काफी सारा पोस्ट देना पड़ेगा, 3, 4, 5 कम से कम। लेकिन एक्चुअल में नंबर आप देखिए, 72 में से 61 मिनिस्टर बीजेपी के पास हैं और टीडीपी और जेडीयू के पास सिर्फ 2-2 पोस्ट गई हैं। फिर बाकी भी आप देख सकते हो, लोक जनशक्ति पार्टी के पास एक, जनता दल के पास एक, शिवसेना के पास एक, बाकी भी आप यहां पर देख पाओगे। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि लोकसभा की जो स्पीकर की पोस्ट होती है वो कौन से पार्टी को जाएगी, क्योंकि इसी को लेकर चर्चा चल रहा है। स्पेशली बताया यह जा रहा है कि जो टीडीपी और जेडीयू हैं वो यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि उनके खाते में लोकसभा का स्पीकर का पोस्ट चला जाए। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, ऑपोजिशन पार्टी भी इसमें लगी हुई है। यहां पर आप देख सकते हो, आदित्य ठाकरे का कहना है कि हम चाहते हैं कि या तो जेडीयू या फिर टीडीपी के पास लोकसभा स्पीकर की पोस्ट जाए। इनफैक्ट आप देख पाओगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से बोला गया, उन्होंने कहा कि डेंजरस इफ बीजेपी कीप्स स्पीकर पोस्ट। तो यह बात तो साफ है कि यहां पर लोकसभा स्पीकर कौन होगा, या तो बीजेपी से, या तो टीडीपी से, या फिर जेडीयू से। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार लोकसभा स्पीकर इलेक्ट कैसे होते हैं और ये इतनी ट्रिकी पोजीशन क्यों है, ये इतना मायने क्यों रखता है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, आज शाम 6 बजे से हमारा जो यूपीएससी का ब्रांड न्यू बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली यहां पर 3 लैंग्वेजेस में बैच है, आप देख सकते हो, चाहे इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश में कोई भी आप लेना चाहते हैं। एंड सभी बैचेस में मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यहां पर आपको पर्सनल मेंटर, 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। तो एग्जैक्टली आपके पास 1 साल है की जो तैयारी है उसको लेकर आप अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और चेकआउट के समय यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, क्योंकि इस कोड के साथ स्टडी IQ पर कोई भी बैच आप लेते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं तो पीएम मोदी जी का जो पहला 2 टर्म था ना, उसमें अगर आप देखोगे तो पहले वाले टर्म में जब रिजल्ट आया 2014 में, उसके 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने शपथ ले लिया। फिर दूसरे टर्म में 2019 में जब उन्होंने चुनाव जीता पूर्ण बहुमत से, 303 सीट आई थी, तब उन्होंने 7 दिन के अंदर यहां पर शपथ ले लिया। इस बार देखिए क्या है, बीजेपी का नंबर कम आया है, 240 का आंकड़ा है और लग ये रहा था कि यहां पर अलाइज के साथ बातचीत करेंगे जेडीयू के साथ तो लंबा समय लग सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि विद इन 4 डेज, मतलब कि चुनाव का रिजल्ट आता है 4 तारीख को और उसके 4 दिन के बाद 9 तारीख को यहां पर उन्होंने शपथ ले लिया है। लेकिन अब यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था कि जो बड़ा क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि स्पीकर का जो पोस्ट है लोकसभा के अंदर वो किसके पास जाएगा, वो कौन से पार्टी से पर्सन है जो लोकसभा स्पीकर बनेंगे। और यहां पर कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि टीडीपी, जेडीयू चाहती है कि उनके पार्टी से बने, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम चाहते हैं कि उन्हीं के पार्टी से रहे, क्योंकि पिछले 2 टर्म में आपको पता ही होगा, पहले वाला जो पीएम मोदी का टर्म था उसमें सुमित्रा महाजन जी को बनाया गया था और उसके बाद जो दूसरा टर्म है अभी जो खत्म हुआ है उसमें ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर थे। तो अब यहां पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्पीकर का पोस्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है। बिल्कुल, अगर आप देखोगे संविधान के अंदर वहां पर आपको मिलेगा आर्टिकल 93। अब देखिए इसमें लिखा हुआ क्या है, द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा की बात हो रही है, शैल एज सून एज मे बी चूज 2 मेंबर्स ऑफ हाउस टू बी रेस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर। तो बोला यह गया हमारे संविधान के अंदर, जैसे ही यहां पर नई लोकसभा बनती है और ये 18th लोकसभा है, तो यहां पर जैसे ही ये लोकसभा बन रही है, सबसे पहला यहां पर जो काम होना चाहिए जो है वो है आपका स्पीकर का पोस्ट और डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट, वो यहां पर तय करना चाहिए। और वो इलेक्ट कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। बेसिकली आपको एक चीज समझिए, क्या है ना कि यहां पर लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होंगे, 543 मेंबर होंगे। तो अभी रिसेंटली चुनाव हुआ है जिसमें 543 मेंबर चुने गए हैं। ऑल्दो कुछ 1-2 आपको देखने को मिलेगा, कुछ इंसिडेंट्स हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप समझिए कि जब वो एंटर करते हैं तो क्या यहां पर तुरंत जो लोकसभा का सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। देखो यहां पर
चीज ये है कि सबसे पहले उनको शपथ लेना पड़ता है। मतलब जैसे ही कोई आप मेंबर बनते हो और लोकसभा में जाते हो, सबसे पहले दिन अगर आप देखना, जब लोकसभा का सेशन स्टार्ट होगा, यहां पर उनको शपथ लेना होता है। वो यहां पर खड़े होंगे वेल में और माइक लगा होगा और उनको शपथ दिलाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये शपथ कौन दिलाएगा, मतलब ये स्पीकर का जो पोस्ट है, यहां पर जो स्पीकर बैठे रहते हैं वो कौन होंगे, क्योंकि जैसे ही लोकसभा कन्वीन होगा, यहां पर कोई स्पीकर तो है नहीं, उनको तो चुनना पड़ेगा स्पीकर को। तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्रो टर्म स्पीकर जो है, प्रो टेम स्पीकर वो अपॉइंट करते हैं। अब प्रो टेम स्पीकर का बेसिकली मकसद ये होता है, ज्यादातर क्या होता है ना, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं हाउस के, तो उनको यहां पर प्रो टेम स्पीकर बना दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उनका काम बस यही होता है कि जितने भी मेंबर्स चुने गए हैं उनको ओथ यहां पर दिला दी जाए। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अब देखिए यहां पर जब सभी लोगों को ओथ दिला दी गई, अब उसके बाद फाइनली क्या होता है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको चुनना होता है। यह सबसे पहला काम होता है जो कि संविधान में लिखा हुआ है। और यह कैसे चुना जाता है? बाय सिंपल मेजॉरिटी। बहुत सिंपल सी चीज है। पिछले 2 चुनाव से अगर आप देखिए, मैं आपको बोल रहा था कि बीजेपी के पास 272 से ज्यादा का नंबर था, तो उनके पास सिंपल मेजॉरिटी थी, तो कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था। तो इसीलिए आपने देखा होगा सुमित्रा महाजन जी, ठीक है, इसके अलावा ओम बिरला जी, वो बीजेपी से ही चुनाव लड़े थे, वो जीत कर आए थे इसके अंदर, और आसानी से उनको यह बना दिया गया। लेकिन अब क्या है, अब यहां पर सिंपल मेजॉरिटी के लिए जो अलाइज हैं, जेडीयू, टीडीपी, बाकी लोगों की मदद लेनी होगी, तो यहां पर उनको भी साथ देना होगा ताकि लोकसभा का जो स्पीकर पोस्ट है वो चुना जाए। और इसी की वजह से अभी इतनी ज्यादा चर्चा चल रही है इसके बारे में, और काफी प्रेशर भी डाला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या जेडीयू की तरफ से भी बनेंगे या फिर टीडीपी की तरफ से बनेंगे। देखिए यहां पर चांस एक ये हो सकता है कि स्पीकर तो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक बीजेपी चाहेगी उन्हीं के पार्टी से बने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा यहां पर कि बीजेपी क्यों चाहेगी ऐसा। और हो सकता है कि जो डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट है मे भी शायद वो जेडीयू या फिर टीडीपी को दे दिया जाए, वो देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये पोजीशन, लोकसभा स्पीकर की पोजीशन इतनी ट्रिकी क्यों होती है, मैं आपको बताता हूं। देखो, जो भी स्पीकर बनता है लोकसभा का, वो उसको क्या होना चाहिए, उसको नॉन पार्टीजान होना चाहिए। नॉन पार्टीजान का मतलब यह है कि आप हाउस के अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। भले ही हो सकता है कि यहां पर आप किसी पार्टी से चुन कर आए हो, आपने इलेक्शन लड़ा हो एक पार्टी के सिंबल पर, तो जब आप स्पीकर बनते हो आपका मतलब मेन काम ही यही होता है कि जो पूरा हाउस है वो सही से चल सके, जो बिल पास कराने हैं वो हो सके, और आपको भेदभाव नहीं करना है। आपको जितनी इज्जत आप रूलिंग पार्टी को दे रहे हो उतना ही आपको अपोजिशन पार्टी को भी देना चाहिए। तो ये नॉन पार्टीजान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखिए, कांग्रेस के एक बहुत दिग्गज नेता थे, बेसिकली 4th लोकसभा में अगर आप देखिए, जब इलेक्शन हुआ था 4th लोकसभा का, उस समय एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने तो क्या किया था कि जब वो स्पीकर बने तुरंत उन्होंने क्या किया, अपना जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा है वो दे दिया, क्योंकि उनका कहना था कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी में रहते हुए अगर स्पीकर के पोस्ट पर रहूंगा तो शायद मैं नॉन पार्टीजान नहीं हो सकता हूं। तो ये उन्होंने ये चीज करके दिखाई थी। लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए यहां पर उसके आगे जो पीए सांगमा बने, फिर सोमनाथ चटर्जी या फिर मीरा कुमारी यूपीए के दौरान, उनका यह कहना था कि देखिए हम रेजिग्नेशन तो नहीं देंगे लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी, मतलब हम नॉन पार्टीजान रहेंगे, हम सभी के लिए इक्वली यहां पर काम करेंगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग व्याख्या बताता हूं। 2008 में क्या हुआ था, यूपीए की जब सरकार थी, यूपीए 1, उस समय लेफ्ट पार्टी सीपीएम जो है सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस को, और इसीलिए कांग्रेस पावर में थी। लेकिन क्या होता है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर, यूएस के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर सीपीएम जो है वो जो समर्थन दे रही थी उसको वापस ले ली। अब क्या है कि जो सोमनाथ चटर्जी हैं वो सीपीएम से ही बिलोंग करते थे, उसी पार्टी के थे, और वो स्पीकर के पद पर थे। तो यहां पर क्या हुआ कि सीपीएम ने मिस्टर चटर्जी को बर्खास्त कर दिया अपने पार्टी से। कहीं ना कहीं उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जा रही है, वो नॉन पार्टीजान जो बिलीव करना चाहिए वो नहीं कर रही। आप सोच रहे हो कि सीपीएम ने खुद अपने पार्टी के जो मेंबर थे सोमनाथ चटर्जी, उनको बर्खास्त कर दिया था। ये इसी की वजह से ये पोजीशन काफी ट्रिकी होती है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार एनडीए की जो अलाइज हैं, जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, क्यों यहां पर चाहते हैं कि उनके पार्टी से कोई स्पीकर का पोस्ट बने। देखो, एक इसका सिंपल सा मैं आपको उदाहरण बताता हूं। महाराष्ट्र का आप एग्जांपल लीजिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, शिवसेना ब्रेक हो गई, उसके बाद जो शरद पवार की पार्टी है एनसीपी, वो भी ब्रेक हो गई। अब क्या होता है आपको पता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। एंटी डिफेक्शन का मतलब यह है कि अगर आप एक पार्टी से चुनकर आए हो तो उस पार्टी में क्या है कि 2/3 से कम अगर लोग डिफेक्ट करते हैं तो उस केस में उनकी सदस्यता चली जाती है, एमएलए पद की या फिर लोकसभा में एमपी पद की। अब देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये लंबे समय से
पॉलिटिक्स के अंदर है, कोई नए नेता नहीं बने हैं, ये बहुत लंबे समय से और इनको काफ़ी कुछ पता है। तो कहीं ना कहीं स्पीकर के पोस्ट को एज अ इंश्योरेंस के तौर पर वो रखना चाहते हैं। जैसे आज के डेट में तो चलो मान लो जेडीयू और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी है टीडीपी, उनका रिलेशन मान लो पीएम मोदी के साथ अभी ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। मे भी शायद अगर 6 महीने के बाद चीज़ें खराब होने लगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो नीतीश कुमार के पार्टी में जेडीयू के साथ चीजें ना बने और नीतीश कुमार कहे कि हमारी पार्टी समर्थन वापस खींच रही है, तो बीजेपी की सरकार तो ट्रबल में आ सकती है। तो उस केस में मान लो अगर क्या हो जाए कि जेडीयू के अंदर बंटवारा हो जाए, जेडीयू के पास इस समय टोटल 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मान लो 6 लोग बोल दें जेडीयू के कि हम तो पीएम मोदी के साथ ही जाएंगे, डिफेक्ट करेंगे, तो उस केस में जो स्पीकर की पोस्ट है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जो स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या उनकी सदस्यता जाएगी कि नहीं जाएगी। और यही चीज कई बार देखने को मिला। इनफैक्ट नीतीश कुमार ने पहले पास्ट में अगर आप देखोगे तो उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए जो जेडीयू और टीडीपी है वो चाहेंगे कि स्पीकर की जो पोस्ट है वो उनके पास रहे, ताकि कल के डेट में अगर उनके पार्टी में कुछ तनाव देखने को मिलता है, ब्रेकअप देखने को मिलता है, तो कम से कम स्पीकर के पोस्ट के माध्यम से वो उस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये देखिए राजनीति है, इसमें बहुत कुछ होता है। भले ही बोला जाए कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो नॉन पार्टिजान होना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है एक्चुअल में वो हो सकते हैं कभी भी? हर कोई नीलम संजीव रेड्डी तो नहीं हो पाएगा। खैर, आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ अफर्मेशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा? जो स्पीकर बनते हैं लोकसभा के उनको ओथ कौन दिलाता है इनमें से, आपको बताना। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा। बहुत लोग इसमें नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने शायद डिटेल में इन चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारी जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।